हम लोग यह जानेंगे कि एक अध्यापक में मुख्य रूप से क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यानी कि जो भी अध्यापक अपने छात्रों को कक्षा या कहीं पे भी अध्ययन करा रहा है तो उस अध्यापक में प्रमुख रूप से क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसे प्रायः टीचिंग कॉम्पिटेंशियल के अंतर्गत हम जानेंगे। टीचिंग कॉम्पिटेंशियल उसे कहते हैं जिसमें अध्यापक विभिन्न प्रकार की जो भी उसकी विशेषता या जो भी उसकी शैली है उन शैलियों का प्रयोग करके वह अधिक मात्रा में, यानी कि उन शैलियों का प्रयोग करके वह अधिक मात्रा में छात्रों को ज्ञान पहुंचाते हैं, उसे हम टीचिंग कॉम्पिटेंशियल कहते हैं। यानी कि टीचिंग कॉम्पिटेंशियल के माध्यम से अध्यापक जो भी अध्यापक की प्रमुख विशेषताएं, चाहे वह पर्सनालिटी हो या व्यवहार से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं, उसके अनुरूप वह अधिक मात्रा में छात्रों को ज्ञान पहुंचाने का कार्य करता, उसे हम प्रायः कॉम्पिटेंशियल या टीचिंग कॉम्पिटेंशियल कहते हैं। इसमें देखें कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार टीचिंग कॉम्पिटेंशियल को कई भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पे पर्सनालिटी कॉम्पिटेंशियल, जिसके तहत देखा जाए तो पर्सनालिटी या कॉम्पिटेंशियल के अंतर्गत अध्यापक में प्रमुख रूप से, यानी कि एक अध्यापक जो पर्सनालिटी कॉम्पिटेंशियल के अंतर्गत है उसमें क्या क्या प्रमुख रूप से विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो अध्यापक लॉजिक यानी कि लॉजिकल होना चाहिए, जिसे प्रायः तर्कपूर्ण कहा जाता है। यानी कि एक अध्यापक लॉजिक से सोचे। दूसरा आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं के प्रति आत्मविश्वास हो। आत्मनियंत्रण, स्वयं के माध्यम से वह संचालित होता हो। पर्सनालिटी में देखें तो अध्यापक तार्किक, आत्मविश्वास एवं उत्साह से परिपूर्ण हो और वह स्वयं से सेल्फ अवेयरनेस यानी कि स्वयं के माध्यम से वह संचालित होता हो। यह पर्सनालिटी के अंतर्गत आएगा। पुनः एक बार देखिए, पर्सनालिटी कॉम्पिटेंशियल में अध्यापक आत्मोत्साहित, स्वयं के प्रति ईमानदार या स्वयं से नियंत्रित हो, तार्किक एवं लॉजिकल होना चाहिए कि एक अध्यापक स्पष्ट रूप से तार्किक एवं लॉजिकल के माध्यम से वह किसी भी मुद्दे को सोचता एवं समझता हो। यह पर्सनालिटी कॉम्पिटेंशियल के अंतर्गत है। दूसरे नंबर पे जिसे प्रायः बिहेवियर, जिसे प्रायः व्यवहार या कार्य संबंधी, इसके अंतर्गत देखा जाए तो बिहेवियर कॉम्पिटेंशियल, जिसे प्रायः व्यवहार या कार्य संबंधित योग्यता कहा जाता है। इसके अंतर्गत अध्यापक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यानी कि एक अध्यापक छात्रों को पढ़ाते समय या उसके बाद अध्यापक की जो भी व्यवहार संबंधित कौशल है उसमें प्रमुख रूप से अध्यापक में कौन कौन कौशल या किस प्रकार के कौशल होनी चाहिए, इसको हम इसमें जानेंगे, जिसे प्रायः बिहेवियर कॉम्पिटेंशियल कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो एक अध्यापक में जो भी शिक्षा संबंधित योजना बनाता है, यानी कि अध्यापक जो भी शिक्षा से संबंधित बच्चों को किस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था दिया जाए, इस प्रकार की जो भी योजना बनाता है उसे बिहेवियर कॉम्पिटेंशियल के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद छात्रों का मूल्यांकन करना, जिसे प्रायः इवैल्यूएशन कहा जाता, और इसके तहत जो भी योजना बना रहा है उसका निगरानी करना, निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग करना, और उसके बाद संचार करना, यानी कि जो भी योजना बना रहे उसका मॉनिटरिंग करना और संचरण करना। यह बिहेवियर कॉम्पिटेंशियल के अंतर्गत आता है। यह इस प्रकार से, और इसके साथ साथ किसी भी योजना को
मूल्यांकन करना और उसका फीडबैक प्राप्त करना। अगर इस प्रकार का कौशल अध्यापक के अंदर विकसित है जिसे प्रायः बिहेवियर कंपोटेंशियल कहते हैं। पुनः एक बार और देखेंगे कि बिहेवियर कंपोटेंशियल के माध्यम से अध्यापक छात्रों को शिक्षण व्यवस्था की जो भी योजना बनाता और इसके साथ साथ उसका मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करने के बाद फीडबैक प्राप्त करता, उसे प्रायः बिहेवियर कंपोटेंशियल कहते हैं। अब हम बात करेंगे फेज ऑफ टीचिंग। फेज ऑफ टीचिंग अध्ययन की सुविधा के अनुसार फेज ऑफ टीचिंग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टिव फेज। प्री-एक्टिव फेज से आशय है कि अध्यापक अगर छात्र को पढ़ाने के लिए वह कक्षा में या छात्र को कुछ भी सिखाने के लिए अध्यापक जब भी कक्षा में पहुंचने से पूर्व वह योजना को बनाता, उसे प्रायः प्री-एक्टिव फेज कहते हैं। पुनः एक बार और देखेंगे, प्री-एक्टिव फेज उसे कहते हैं जब अध्यापक छात्र को पाठ्य पुस्तक या जो भी कुछ योजनाएं हैं उसको पढ़ाने से कक्षा में पढ़ाने से पूर्व उस योजना को बनाता, उसे हम प्री-एक्टिव फेज कहते हैं। यानी कि कक्षा में प्रवेश करने से पहले शिक्षण की योजना तैयार करना, उसे हम प्री-एक्टिव फेज कहते हैं। यानी कि अध्यापक जब भी कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व पाठ की योजना या शिक्षण की योजना बनाता, उसे प्रायः प्री-एक्टिव फेज कहते हैं। दूसरा, जिसे प्रायः इंटर-एक्टिव फेज के नाम से भी जाना जाता, इंटर-एक्टिव इंटरएक्टिव फेज उसे कहते हैं जब अध्यापक कक्षा में उपस्थित होकर, यानी कि इंटरएक्टिव फेज में अध्यापक कक्षा में उपस्थित होकर जब वह छात्रों को अध्ययन अध्यापन करता और छात्र को वह प्रेरित करता, यानी छात्र को प्रोत्साहित करता, उसे हम प्रायः इंटरएक्टिव फेज के नाम से जानते हैं। पुनः एक बार और देखेंगे कि इंटरएक्टिव फेज के अंतर्गत अध्यापक वास्तविक समय में कक्षा में उपस्थित होकर छात्रों को अध्ययन अध्यापन करता और इसके साथ साथ उनको प्रायः उत्साहित करता, इसे प्रायः इंटरएक्टिव फेज कहते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज के अंतर्गत देखा जाए तो जब कक्षा पूर्ण हो जाती तो अध्यापक अपने छात्रों का मूल्यांकन करता कि वह कितना अधिक मात्रा में जो भी शिक्षण प्रक्रिया रही सफल रहा, यानी कि छात्रों का अंत में मूल्यांकन करता कि शिक्षण की जो भी प्रक्रिया रही वह कितनी मात्रा में सफल रही, उसे हम प्रायः पोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। पुनः एक बार देखेंगे फेज ऑफ टीचिंग अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले को प्री एक्टिव फेज, यानी कि अध्यापक कक्षा में पहुंचने से पूर्व जो भी शिक्षण योजना है उसको बनाता, तो उसे हम प्रायः प्री एक्टिव फेज कहते हैं। दूसरा इंटरएक्टिव फेज, यानी कि अध्यापक वास्तविक समय में जब वह कक्षा में उपस्थित होकर छात्रों से
पढ़ाता और उनको प्रायः प्रोत्साहित करता, उसे हम इंटरएक्टिव फेज कहते हैं। तीसरा, पोस्ट एक्टिव फेज के अंतर्गत अध्यापक कक्षा में पढ़ाने के उपरांत छात्रों का वह मूल्यांकन करता है कि वाकई रूप से जो भी शिक्षण व्यवस्थाएं थी कितनी सफल या कारगर हुई, उसे प्रायः पोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। अब हम कुछ प्रमुख बिंदु है कि अध्यापक में सारभूत योग्यता के रूप में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे जरूरी है कि एक अध्यापक में अगर वह छात्र को पढ़ा रहे तो अपने विषय में उसकी साक्षरता दर अधिक मात्रा में हो और इसके साथ साथ विषय का ज्ञान उसको, यानी कि जिस भी विषय को वह पढ़ा रहा है उसमें वह ज्ञान के माध्यम से सशक्त हो। और इसके साथ साथ कुछ और विशेषता के रूप में पूछा जाता है कि शैली संबंधित अध्यापक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि अध्यापक न तो पूर्ण रूप से रिजिड या कठोर हो, न ही पूर्ण रूप से देखा जाए तो अध्यापक पूर्ण रूप से न तो ही कठोर हो, न ही पूर्ण रूप से वह लचीलापन हो। अध्यापक इन दोनों की बीच की अवस्था में होनी चाहिए। किस मामले में उसे कठोरपन होना चाहिए और किस मामले में वह लचीलापन छात्रों के सामने प्रवेश करे, वह अध्यापक के विवेक पे निर्भर करता है। और सोशल एक्टिव के प्रति, यानी कि अध्यापक का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो अध्यापक समाज के प्रति या समाज के प्रति अध्यापक सहानुभूति के रूप में लोगों की सहायता करता है या अध्यापक की